नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे से इस विधानसभा सेशन में रेखा गुप्ता की टीम ने पूरी तरह से पर्दा हटा दिया है। यानी कि वो जो हर समय गाते थे, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो सब खोल के रख दिया है कि वो कितने कट्टर ईमानदार हैं। अब कोई यकीन कर सकता है? 99,000 करोड़ के घाटे में डीटीसी को ला करके खड़ा कर दिया है। यू कैन इमेजिन। इससे भी आगे 91,000 करोड़ का घाटा जल बोर्ड में पहुंचा दिया। देखिए, ये सब जानकारियां मैं हवा में नहीं कह रही हूं, ये जानकारियां विधानसभा पटल पे रखी गई हैं। दिल्ली बर्बाद होती रही और ये आरोप लगाते रहे, अधिकारियों के साथ मारपीट करते रहे। ये लोग जो अपने शिक्षा मॉडल की बात कर रहे थे, क्या ये लोग ये बता सकते हैं हर साल इनके समय में स्कूल में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कम क्यों हुआ? और अब दिल्ली की बेटी को दिहाड़ी मजदूर समझ करके ये चुनाव प्रचार में लेके जा रहे हैं यूपी में। तो परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को, यकीन मानिए, रहमान डकैत बताया। क्यों? क्योंकि शीश महल में जो इन्होंने फिजूल खर्ची की है, उसकी लंबी लिस्ट उन्होंने विधानसभा के बजट सेशन में दिखाई है। तो इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्बो टॉक से नीतीश गोयल जी। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको नमस्ते और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम, जय माता दी। जय माता दी। तो आगे बढ़ने से पहले जरा सा अमित शाह जी को सुन लेते हैं। ये उनका 2025 का एक वीडियो है, जब बातें सही होती नजर आ रही हैं। 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। तो ये देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के ग्रह काफी खराब चल रहे हैं। इन्हें कुछ पाठ पूजा करवाना चाहिए ना। शराब घोटाले से अभी निकल नहीं पाए हैं कि ये शीश महल में फिर से फंस गए हैं। देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा है, बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व है अरविंद केजरीवाल, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, एक है ना, छोटे बच्चों के लिए एक लाइन बड़ी मशहूर होती है, एक मतलब कि ना, मचल गया मीना का लाल कि मैं तो वही खिलौना लूंगा। तो ये जो है ना, ये वो बच्चे की तरह से है। इसको झुंझुना चाहिए केजरीवाल को। इसको कुछ ना कुछ चाहिए कि वो मचल गया है, अभी शराब में ऐसा है, अभी शीश महल में वैसा है, अभी मैं बेगरार में जाऊंगा, अभी मैं चप्पल पहनूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। तो ही इज द पर्सन लाइक दैट, जो बहुत इम्पेशेंट है। बेसिकली ये मोहरा है डीप स्टेट का, एक प्यादा है जो भेजा गया है भारत को किस तरीके से अंतर्द्वंद में उलझाना है, अंतर विरोध में उलझाना है, और आपको आपके गढ़ में रह करके, आपकी राजधानी में रह करके उलझाना है, और कैसे कैसे आप आगे लेकर के जाएंगे। तो ही जस्ट लाइक एक पैदल सिपाही है। ये जॉर्ज सोरोस का आप बात करें, डीप स्टेट की बात करें, इन सब लोगों का। लेकिन खैर, अब भारत की जनता की बात करें, और जो उन्होंने केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बात कही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक एस्पेक्ट देता हूँ मोदी के बारे में, बिकॉज ये लोग जिनसे तुलना करते हैं ना, तो केजरीवाल एंड मोदी, अब आप दोनों को समझिए और दोनों के टाइम बीइंग्स समझिए। मैंने अपने चैनल पर अभी है ना, कल शायद धुरंधर फिल्म पर एक वीडियो बनाया था, और उसमें 2-3 बातें कही थी कि घायल का गदर धुरंधर,
अब आप समझिए, एक डायलॉग आता है इस फिल्म में कि घायल हूं, पहले वाले में था, धुरंधर 1 में था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। अब उसने गदर मचाया। आप ये भी समझिए कि घायल में भी सन्नी देओल थे, घातक में भी सन्नी देओल थे, गदर में भी सन्नी देओल थे। घायल आई थी 1990 में, राजकुमार संतोषी की डेब्यू फिल्म थी। ये वो दौर था जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने चरम पर था। गदर आई थी 2001 में, उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और धुरंधर आई हमारी 2025 में और उसके बाद में 2026 में। क्या ये फिल्म आज से 15 साल पहले बन सकती थी? गदर घायल और घातक बनाने के कारण से बॉलीवुड में किस तरीके का मार्केट डाउन किया गया सन्नी देओल का आफ्टर 2004, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 12 वर्ष का टेन्योर लीजिएगा, 2002 से लेकर के 2014 और 2014 से लेकर के 2026। 12 वर्ष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पांडवों की बात आती है तो उन्होंने 12 वर्ष का वनवास किया था, 13वें वर्ष का अज्ञातवास किया था। उन 12 वर्ष के उस समय वनवास था, अर्जुन तपस्या के लिए गया था कि अमरावती में से मैं अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र जो है देवास्त्र प्राप्त करके आऊं, पशुपतास्त्र प्राप्त करके आऊं, उसके बाद में युद्ध करना है। तो ये जो समय है ना, ये युद्ध का समय है। युद्ध कौन कर रहा है? भारत के लिए धुरंधर कौन है? इन्हें धुरंधर को निपटाना है, क्योंकि ये जानते हैं धुरंधर कौन है। ये धुरंधर वो है जिसे मौत का सौदागर कहा गया था। ये धुरंधर वो है जिन्हें यूएस में वीजा नहीं दिया गया था, घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये धुरंधर वो भी है जिसे तड़ीपार कहा गया था, जिनका आपने वीडियो अभी सुनाया। ये धुरंधर वो लोग हैं जिन्हें 24-24, 48-48 घंटे ऐसी कमिटीज के सामने एक कुर्सी पर बिठाया जाता था और उनसे तमाम प्रश्न किए जाते थे। लेकिन 2002 के बाद में 2014, ये 12 साल, और उसके बाद में 2014 के बाद में 2026 देख लीजिए, फिर 12 साल। दोनों 12-12 साल में क्या कुछ भारत में घटित हुआ है। भारत में 2014 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी, 2014 से पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, 2014 से पहले भी कैडर था, 2014 से पहले भी यही जनता थी। फर्क पड़ता है एक व्यक्ति का जो 12 वर्ष की तपस्या से उठ करके आता है, खड़ा होके आता है। वो बताता है कि भारत का मतलब क्या होता है, वो बताता है कि भारत में धर्म का अपनी जड़ों पर लौटने का मतलब क्या होता है। इनकी परेशानी उस एक व्यक्तित्व से है, उनकी परेशानी उस एक नरेंद्र से है जो अपने अंदर के स्वामी विवेकानंद को दिखा रहा है दुनिया को कि कैसा होना चाहिए भारत, कैसा होना चाहिए भारत का व्यक्ति, कैसा होना चाहिए भारत का नेतृत्व, और कैसा होना चाहिए भारत का राजा और प्रधानमंत्री। इसलिए इन सब लोगों ने शुरुआत की। धुरंधर के तौर पे ये भी पनपा था। 2012 के दौर की, 13 के दौर की बात करें, अन्ना हजारे के आंदोलन की बात करें, भारत में मैंने ऐसे भी अपने स्टूडेंट्स थे मेरे कुछ, मैं उस समय पढ़ाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में बेसिकली, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद में मैंने फील्ड शिफ्ट किया। तो उस समय मैंने 5 साल पढ़ाया कंप्यूटर साइंस। तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था, वो दिल्ली जाकर के आए थे स्पेशली इसके लिए, और उन्होंने ये कहा था कि भाई सर ऐसा लग रहा था कि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का समय हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन दिल्ली में ऐसा ही माहौल था। मैं अपनी बात बताऊं कि उस समय उस आंदोलन का इतना प्रभाव था कि शायद मैंने भी उस समय एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पर कि अरविंद सर चप्पल में सो रहे हैं, चप्पल उतर रही हुई है, हलवाई चप्पल, और वो सो रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये भी हम लोगों ने देखा था कि जब आंदोलन हुआ था और जब क्या बोलते हैं उसको उपवास किया गया था हजारे ने, तो मैंने भी 24 घंटे का उपवास किया था। हालांकि अभी भी मेरी दाढ़ी बढ़ रही है इसलिए, क्योंकि 9 दिन चल रहा है, तो 9 दिन का उपवास ईश्वर की कृपा से मैं भी कर पा रहा हूँ। लेकिन उस समय भी उपवास किया था, एक दिन का 24 घंटे का, केवल पानी ही पिया था, और उसके अलावा 5 बादाम खाए थे पंच तत्वों से लेकर के क्षितिजल पावक गगन से मीरा, कि एक बादाम अग्नि के लिए, एक बादाम पृथ्वी के लिए, ऐसा करके। क्यों किया था? क्योंकि लग रहा था कि भारत बदल रहा है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया, क्योंकि दिमाग के चक्षु जो है, ज्ञान चक्षु हमारे खुले ही रहते हैं, एकदम से बंद नहीं होते हैं। तब पता लगा देश की जनता को कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे लिए नहीं, लेकिन फिर भी इस देश की जनता आपको मौके देती है। इस देश की जनता ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो कहां रख कर दिखाओ? इस देश की राजधानी को बना के दिखाओ। और उस देश की राजधानी को बनाने के लिए उन्होंने इनको 2 टर्म्स दिए पूरे, और उन 2 टर्म्स में इन्होंने क्या किया? आप तो वहीं रहती है, उस देश की राजधानी में रहती है, और मैं कई बार जाकर के आता हूँ। आप लुटियंस दिल्ली का वो जोन देख लीजिए, आपको बड़ा खूबसूरत लगता है, जहाँ एम्बेसीज है और चीजें हैं, बड़ा बढ़िया लगता है उन रोड्स पर जाते हैं तो। लेकिन उसके थोड़ा सा आगे निकल जाइए, आप देखेंगे कि वाकई में क्या यही दिल्ली है? क्या ये भारत की राजधानी हो सकती है? क्या किया आपने उन 10 सालों में यमुना के लिए? आपने केवल मोहल्ला क्लिनिक कहा, वाकई में आपने शीश महल अपने बनाए। यूं ही नहीं, वो कहते हैं ना कि भाई अगर कहीं से कोई धुआं उठता है तो उसका कोई कारण होता है। ऐसे ही कोई किसी पर आरोप नहीं लगा लेता है। आरोप लगता है तो उसका कोई कारण होता है, कोई पैमाना होता है, उसका कोई पायदान होता है, तब जाकर के कोई आपके पैर के नीचे से
की दरी जो है वो खींच लेता है, दाएं दरी इनके पैर से खींच ली गई, इनको परेशानी है उस चीज के लिए। ये अलग बात है कि वहां से उठ करके वो पंजाब चले गए। अब शराब के घोटाले में आना जाना, उसके बाद में फिर कुछ बात करना, ये चलता रहेगा, लेकिन इस अरविंद केजरीवाल को, इस व्यक्तित्व को समझना बड़ा जरूरी है। इन्होंने क्या किया, इनके बेटे ने क्या किया, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का वहीं दिल्ली में है इनके बेटे, और ये केवल वही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग और भी जाते हैं वहां पर, और उन सबका अलॉन्ग विद अरविंद केजरीवाल जितने भी ये लुटियंस दिल्ली के, इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कौन कौन लोग थे? कपिल सिब्बल थे, दिग्विजय सिंह थे, संजय सिंह थे। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने बहुत मलाई खाई है, बहुत माल खाया है। वहां पर जब ये लोग जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज भी लगभग वो हाल है, क्योंकि हम आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से, उस कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इन लोगों को लगता है कि हम आए हैं ना तो हमारे लिए आपको रेड कारपेट जो है वो बिछाना पड़ेगा। लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग हम हैं, और हम ही हैं इस देश के लाल, और हमें जो कुछ हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो हम करेंगे। वो राहुल गांधी उस सफेद शर्ट में अपनी बाहें दिखाते हुए, बाजुएं दिखाते हुए कहते हैं, वही वो नरेंद्र मोदी का लोकसभा का वक्तव्य भी नहीं सुनते हैं, उससे पहले ही वो बाइट दे देते हैं 10 मिनट की कि ये हुआ है। सुनने का भी उनके अंदर सौहार्द नहीं है। उसी राहुल गांधी के सो कॉल्ड अवतार लाइक है अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कहते जरूर है कि आई एम द फर्स्ट जनरेशन, मेरी पत्नी जो है वो उसने वो किया, और हम लोगों ने बच्चों के साथ में ऐसा किया। केवल और केवल ये चाहते हैं कि भारत किस तरीके से अपने जहां पर जो जज्बा है उसका, तो वो करना चाहता है, उससे हटे, और उस धुरंधर को, जो केवल आज नहीं आया है, ये धुरंधर आज आया है तो इसने चूल्हे हिला दिए इन लोगों की लेफ्ट और जिहादी इकोसिस्टम की, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा नाम है। चूल्हे क्यों हिला दिए हैं? और ये इससे पहले भारत में सेक्युलर जो शब्द है, मेंबर जी इसको समझिएगा कि ये एक अपमान है, और वो अपमान भारत की आत्मा के लिए दे दिया गया था। भारत की शुद्ध आत्मा जो है अपमान को सहन नहीं कर सकती, सेक्युलर को शब्द नहीं सहन कर सकती है। इसने गंगा जमुनी तहजीब की चूल्हे हिला दी है। इन 12 सालों में जब ये फिल्में बनी, कश्मीर फाइल्स बनी, वैक्सीन वॉर बनी, यहाँ पर छावा बनी, तो इन लोगों को लगने लगा कि अरे अगर मजा आ रहा है तो हम भी मजे लेते हैं, हम भी पद्मावत बनाते हैं, हम भी बाजीराव मस्तानी बनाते हैं, हम भी पृथ्वीराज चौहान बनाते हैं। लेकिन देश का हिंदू जो है ना वो अब जाग गया है, क्योंकि पहले जिस तरीके से झूठ को सच दिखाया जा रहा था, इस बार सच का सामना कर दिया गया है। इस बार ये बता दिया गया है, और केजरीवाल के मामले में भी ये हो गया है कि तुम झूठ को सच बोलते थे, लेकिन एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि सच बोलने वाला भी आगे नहीं बढ़ता, बल्कि सच बोलने वाला ही आगे बढ़ता है। आपको सच बोलना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो शब्द किसी के मुंह से निकलते हैं कि हम तो फकीर हैं, अगर समय आएगा तो झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। ये उस धुरंधर से परेशान है, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इन्हें दर्द होता है। जी मनविंदर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी के ये जो जिनका आप चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इनको रहमान डकैत करार दिया। उसके बाद उन्होंने लंबी लिस्ट दिखाई, और जरा आगे बढ़ने से पहले रेखा गुप्ता जी को भी सुन लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के घर के 10 एसीज के बारे में किस तरीके के वक्तव्य उनके होते थे। शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी, 10 एसी, 10 एसी। हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, 50 एसी अपने घर में लगा करके, 70 पंखे लगा करके वो कौन सा महल बनाया था जो शीला दीक्षित जी के 10 एसी से कम था। किस तरीके से वो अपना पिक्चर दिखाते थे। गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, पर चाहिए सब कुछ था, सब कुछ चाहिए था उस व्यक्ति को। जी, तो उस समय देखिए जब इन्होंने अपना शीश महल बनाया करीब करीब 50,000 गज में, उस समय एक एक व्यक्ति एक एक सांस के लिए रो रहा था। उस समय इन्होंने अपना शीश महल बनाया। देखिए ये वो लोग हैं जिनकी मैं इसीलिए बार बार तुलना करता हूं कि इन्होंने सीख कहां से रहे हैं। एक परिवार था जिसके बारे में कहते हैं कि उसने देश का उद्धार कर दिया, उसने IIT दिया, IIM दिए, उसने फैक्ट्रीज दी, उसने मंदिर बनाए, भाखड़ा नागल बनाया। उस परिवार ने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये उसी लाइन पर चलने वाला व्यक्ति है केजरीवाल। ये उसी लाइन पर चलने वाला व्यक्ति है जिस लाइन पर पहले चल करके कभी लाइसेंस राज इस देश में रहा था,
कभी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और भारत जो समृद्धि को पूजने वाला देश है, उस देश में समृद्धि को पूजने वाले लोग यानी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, उन उद्योगपतियों को तो लगभग चोर बता दिया गया था। यानी कि इस देश में आपको ऐसा समझा दिया गया था कि आपको अभावों में ही जीना है। ये फ्रीबीज की राजनीति इन्होंने वहीं से सीखी है कि इस देश में लोगों को अभावों में जीने दो, उनको कुछ पैसा दे दो, उनको मुंह में 2 रोटी का निवाला फ्री में डाल दो, फ्रीबीज में कर दो, लेकिन वो अभावों में जीते रहे, वो ऊपर नहीं उठ पाए, वो अपनी जड़ों में लौट नहीं पाए, वो उद्यम करना नहीं सीख पाए, उनके अंदर कोई स्किल नहीं आए, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी करते हैं कि स्किल स्पीड, ये सब डिजिटल इंडिया, ये सब जो हुआ ना, ये इन्होंने जड़ें काटी हैं अरविंद केजरीवाल की। तो उनके हाथ में वो हुनर नहीं आना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लोगों को धर्म से विमुख करने का काम किया। ये सारे का कारण है जिनके कारण से अरविंद केजरीवाल को ये सारी परेशानी। वरना अगर दिल्ली एक छोटा सा बहुत शहर है, एक बड़ा शहर है, लेकिन एक राज्य होने का तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अधिकारी जैसा भी नहीं लगता कि एक बड़ा राज्य होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बड़ा शहर है, और दिल्ली पर्टिकुलरली भारत की राजधानी ही होनी चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। तो उसको उसी तरीके से लेना भी चाहिए। लेकिन भारत की जनता बहुत अच्छी है और वो हर किसी को मौका देती है, अवसर देती है, इसलिए उसको अवसर दिया गया था। लेकिन इसने इस अवसर का क्या किया? उसने इस अवसर में इस देश को वापस से उसी जगह पर ले जाने की कोशिश की जिस जगह पे 1947 के बाद उस परिवार ने किया था, जिसने इस देश को बर्बाद करके रखा था। इसलिए अरविंद केजरीवाल का जो होना था वो होना ही है, क्योंकि उसकी अभी आयु है, उसको अभी काम और करना है आगे। तो इस देश को डिवाइड करने के लिए डिवाइड एंड रूल 1947 से पहले ही नहीं चल रहा था ब्रह्मिंदर जी, डिवाइड एंड रूल 1947 के बाद में भी चला है और आज भी चल रहा है। किस तरीके से भारत को डिवाइड किया जाए और रूल किया जाए। रूल कौन करेगा? रूल वही करेगा जो यूरोप के, रोम के दिखाए पर चलेगा, उसके बताए रास्ते पर चलेगा। और ये डीप स्टेट के जो प्यादे हैं, ये उसी रास्ते पर भारत को चलाना चाहते हैं। इसलिए 26 जनवरी को इस देश की राजधानी पर ट्रैक्टर चलते हैं, लाल किले से ध्वज उतार दिया जाता है और खालिस्तानी झंडा लगा दिया जाता है, किसान आंदोलन कर दिया जाता है। ये कोशिश की जाती है किस तरीके से यहाँ पे एनार्की हो जाए, कुछ गोलियां चल जाए, कुछ लोग मर जाए, क्योंकि उन्हें मरते हुए लोगों को से कोई सहानुभूति नहीं होती है। याद कीजिए वो पिक्चर जब एक किसान पेड़ पर चढ़ा हुआ था और उसने आत्महत्या कर ली थी, सामने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मंच पर बैठे थे, देख रहे थे वो मंजर, उठे नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है इसकी आत्महत्या हो जाए। तो इसकी आत्महत्या पर हम किस तरीके से, इसके शव पर हम किस तरीके से विलाप करें और अपनी राजनीति की रोटियां सेकें। ये वो लोग हैं, ये गिद्ध लोग हैं जो नोच कर खाना चाहते हैं इस देश को। लेकिन बात अलग हो चुकी है, अब वो दौर नहीं रहा। आज का हिंदू जो है वो जाग गया है और अपने तरीके से काम कर रहा है। वो लोगों को पढ़ रहा है, वो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, वो लोगों को लिख रहा है, वो अच्छे लोगों को सुन रहा है, उनके साथ में सत्संग कर रहा है। इसलिए अब समय बदल गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं को जानती हूँ जिन्होंने, मैंने, लेकिन हाँ, उस आंदोलन का प्रभाव जरूर उस समय रहा, क्योंकि हम लोग हर किसी को एक अच्छे व्यक्ति तरीके से देखते हैं। हाँ, हम ब्रह्मास्मि वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि हर किसी में ब्रह्म होता है और सही होने की उसमें एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो सही होना चाहता है तो वो सही, तो हम लोग उसको एक अच्छे पॉइंट पर देखते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके पता चलता है कि ये व्यक्ति साधु के वेश में रावण है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने इनको सहयोग दिया। आप खुद जानते हैं कितने सारे लोग इनके साथ थे। जब इनकी हरकतें देखी तो वो पीछे हट गए, और अब देखिए जब सारी इनकी पोलपट्टी खुल गई है तो इस समय ये धमकी भरे मेल दे रहे हैं, सीएम, दिल्ली के सीएम को मेल भेज रहे हैं। इस तरीके की धमकियों की भी जानकारियां आ रही हैं। छोटी सी एक टिप्पणी चाहूंगी इस पे। देखिए, इनको धमकी देना, और उनको मालूम है कि उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन इन्हें अपना काम तो करना है ना। बिकॉज ये जानते हैं कि जिस तरीके से राहुल वाड्रा को जेल नहीं हुई, इस तरीके से सोनिया गांधी को जेल नहीं हुई, प्रियंका गांधी को जेल नहीं हुई, राहुल गांधी को जेल नहीं हुई, मुझे भी जेल नहीं करेंगे। बिकॉज अगर मुझे जेल में डाला जाएगा जिस तरीके से डाला गया, तो मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे ये शहीद नहीं करेंगे। बिकॉज आप ये भी समझिए कि इस समय जो देश का नेतृत्व है वो राजनीति करना अच्छे से जानता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं करता। उसने मैकियावेली की पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी, उसने कणिक की राजनीति पढ़ी है, उसने विदुर की नीति पढ़ी है, उसने चाणक्य की राजनीति पढ़ी है। वो 14वीं सदी के इटली के मैकियावेली से संचालित नहीं होता है। उसने 5000 वर्षों का भारत का ऐतिहासिक कालखंड पढ़ा है। इसलिए ये लोग वो जानते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे मैं अपना जो
जिसको सहानुभूति होती है, उस सहानुभूति की लहर पर चलूं और उसके बाद में जो मैं जीत सकता हूं, जहां पर अपना बेस और बढ़ा सकता हूं, वो बेस बढ़ाऊं। ये हर व्यक्ति, मैं इसीलिए मैंने शुरुआत कही थी कि धुरंधर के दौरान में भारत जब एक चुने हुए राज्य के एक मुख्यमंत्री को जो लगातार टर्म कर रहे हैं, उसे एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो बनाई जाती है, उसकी मुखिया सोनिया गांधी जब मौत का सौदागर कह सकती है, जब उसे चाय वाला कहा जा सकता है, जब उसे चौकीदार कहा जा सकता है, जब उसे नीच कहा जा सकता है, तो अरविंद केजरीवाल रेखा गुप्ता को कोई कुछ क्यों नहीं कह सकता? उसके माथे पर चढ़कर के तो रेखा गुप्ता बोल रही है, तो रेखा गुप्ता नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? आज इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आपके ही समुदाय, आपकी ही कम्युनिटी से आती हैं, तो इनको तो धमकी देना आता है, धमकी देने के अलावा इनको कुछ करना नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं ना कि वही कुत्ते भौंके हजार और हाथी चले मस्त बाजार, तो चलता रहे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, जैसा कि आप बता रहे थे आपका शेड्यूल बड़ा टाइट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।